Hello, my dear students. I'm your physics teacher, Mr. Vrinder Singh, and this is my second video lecture on the chapters of force and laws of motions. So this is my second video lecture on the topic of laws of motions and derivations of Newton's second law of motion. So let's start. So Newton gave us three fundamental laws of motions. Let's start with the first, Newton's first law of motion. Newton's first law of motion is also known as laws of inertia. तो laws of inertia हमने yesterday study किया था. What was that? वो था if the object remain in a state of rest. तो ऑब्जेक्ट रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट. ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट पे ही रहता है. रिमेन तब तक रहेगा जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं होती. और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, अगर ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म मोशन, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर सीधा जा रहा है, तो उसका मोशन चलता रहेगा. अगर उसको स्टॉप करना है या फिर उसकी स्पीड को इंक्रीज करना है, अगेन वी हैव टू अप्लाइड फोर्स. ठीक है, तो जब तक आप फोर्स नहीं लगाओगे देन ऑब्जेक्ट रिमेन इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट. तो वो ऑब्जेक्ट लगातार किस पोजीशन पे रहता है? रेस्ट पोजीशन पे रहता है. ठीक है, दिस इज नाउन एज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. This is the very important definitions. Let's start now its application part. The first part is, its application part is quite similar that we have already done yesterday in my lecture. जो भी हमने application part, inertia of motion, inertia of rest, inertia of change in direction में study किया था ना, वो सारी की सारी application भी यहाँ पर apply होती हैं. All examples are same. तो ये सब एग्जाम्पल्स किसकी हैं? एग्जाम्पल्स हैं या एप्लीकेशंस हैं किसकी हैं? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. और आप इसको न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोल दीजिए या फिर लॉज ऑफ इनर्शिया, बोथ आर सेम. लेट्स स्टार्ट फर्स्ट. व्हेन ए बस सडनली स्टार्ट्स मूविंग फॉरवर्ड, पैसेंजर इन द बस फॉल्स बैकवर्ड बिकॉज द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इज इन कॉन्टैक्ट विद द बस. So it come into motion, but upper part of the body remain in rest. So it fall backward. जैसे ही बस स्टार्ट होती है, हमारा बॉडी का लोअर पार्ट जो होता है दैट इज कनेक्टेड विद द बस एंड द अपर पार्ट इज रिमेन एट रेस्ट. तो जैसे ही बस स्टार्ट करती है, सडनली मूव करती है, तो लोअर पार्ट मूव फॉरवर्ड एंड द अपर पार्ट मूव बैकवर्ड. दिस इज हैपन बिकॉज ऑफ लॉज ऑफ इनर्शिया, क्योंकि हमारी बॉडी रेस्ट पे ही रहना चाहती है. और जैसे ही उसको एक लोअर पार्ट के ऊपर फोर्स लगता है तो वो उसका बिकॉज ऑफ इनर्शिया द पैसेंजर्स मूव्स बैकवर्ड्स. ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट अनदर एप्लीकेशंस. ए कारपेट इज बीटन विद द स्टिक टू रिमूव द डस्ट पार्टिकल because before hitting the both the carpet and the dust are at rest, and when it is hit or beaten by a stick, carpets come into motions and dust remain in rest, so it comes out of carpet. तो होता क्या है बेटे, कारपेट पे बहुत सारा डस्ट पार्टिकल जमा होता है. जैसे ही हम इसको किसी स्टिक के साथ हिट करते हैं, तो हिट करने से क्या होता है, पहले क्या होता है, कारपेट और रेस्ट और डस्ट दोनों के दोनों रेस्ट पोजीशन पे है. जैसे ही हम कारपेट को हिट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टिक, तो कारपेट कम इनटू मोशन बट द डस्ट पार्टिकल रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट. डस्ट पार्टिकल रेस्ट में ही रहता है और कारपेट मोशन में चला जाता है. ओके, सो डस्ट पार्टिकल्स कम्स आउट फ्रॉम द कारपेट्स. नेक्स्ट एप्लीकेशन पार्ट इज, व्हेन अ ट्री इज विगरसली शेकन सम ऑफ लीव्स फॉल्स फ्रॉम द ट्री. तो जैसे ही हम किसी ट्री को विगरसली मतलब किसी रैपिडली इसको शेक करते हैं, हिलाते हैं बड़ी जल्दी से, देन व्हाट हैपन, देन उसके जो लीव्स होते हैं, बिकॉज अर्लियर बिफोर शेकिंग विगरसली, प्लांट के लीव्स और वो ट्री बोथ आर एट स्टेट ऑफ रेस्ट. जैसे ही किसी पेड़ को हम विगरसली अप्लाइड फोर्स अप्लाई करते हैं, द प्लांट्स वर ऑलरेडी द लीव्स वर ऑलरेडी एट स्टेट ऑफ रेस्ट, बिकॉज उसको फटाफट जल्दी से एक जर्क लगता है, झटका लगता है. ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट ए लार्ज नंबर्स ऑफ लीव्स फॉल्स फ्रॉम द ट्री बिकॉज द लीव्स वर एट अ स्टेट ऑफ रेस्ट. Okay, next application, the luggage is usually tied with the rope on the roof of the bus. Why? Because luggage, when the buses supplies break, the luggage because of inertia of motion would fall forward.
To stop it, we have to tie it with the help of rope. Passenger fall forward when fast moving bus stops suddenly. तो सिमिलर इसका एप्लीकेशन फर्स्ट था, वैन एवर द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी स्टॉप सडनली, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी रिमेन इन मोशन सो दैट इट फॉल फॉरवर्ड. Okay, so let's start Newton second law of motions and its application part. So this one is Newton second law of motions. So it states that the rate of change of momentum of an object is proportional to the applied force in the direction of force. Mathematically हम न्यूटन के सेकेंड लॉ को लिखते हैं F इज इक्वल टू एम ए. So F is equal to ma is the mathematical expression of Newton's second law of motion, where m is the mass, a for its acceleration. Okay, by definition अब पढ़ते हैं what is the definition. The rate of change of momentum. तो बेटे मोमेंटम क्या होता है हमारे पास? मोमेंटम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई मास तो होगा, तो मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं हम p से, दैट इज p इज इक्वल टू m इंटू v. तो किसी ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई मास होगा और उस ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई वेलोसिटी होगा व्हेन एवर इट इज मूव. तो उसका जब भी उसके मास और वेलोसिटी का मोमेंटम क्या होगा, चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जब भी आपको टर्म आएगा ना रेट ऑफ चेंज, तो रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंजेस, विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंजेस. सॉरी. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स. मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कब चेंज होगा, जब उस पर क्या लगेगी, अप्लाइड फोर्स. और किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक छोटी सी बॉल है. ठीक है, बॉल का नाम है ए. जब इस पे मैं फोर्स लगाऊंगा, फोर्स कौन सी लगाऊंगा, F. तो इस बॉल है तो बॉल का कोई ना कोई मास भी होगा, और फोर्स लगाने से इसकी वेलोसिटी में क्या आएगा, चेंजेस आएगा. तो वेलोसिटी इसकी कोई ना कोई होगी, सपोज v. तो जैसे ही फोर्स लगाने से इसका वेलोसिटी में क्या आएगा, चेंजेस. तो पहले वेलोसिटी कम थी, फिर क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी. सो वेलोसिटी में चेंजेस आएगा, इसका मतलब इसके मोमेंटम में क्या आ गया, चेंजेस आ गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो इसी चीज़ को हम पढ़ रहे हैं इसमें. ठीक है बेटे. सो दैट इज फोर्स, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. तो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में चेंजेस कब आएगा, व्हेन एवर वी अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट, एंड दिस चेंजेस अराइज इन द डायरेक्शंस ऑफ अप्लाइड फोर्स. Mathematically we can write it as like this. Okay, so let's start its application part. तो बेटे इसमें एक चीज़ जो आपने याद रखनी है वो दैट इज दिस, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स. मतलब अगर टाइम पीरियड का वैल्यू ज़्यादा होगा तो फोर्स का वैल्यू कम होगा. ठीक है, तो मोमेंटम ऑफ जो होगा चेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अगर हम टाइम पीरियड को ज़्यादा इंक्रीज करेंगे तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा, कम होगा. इन दिस रिलेशंस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम. इसका मतलब अगर मोमेंटम ज़्यादा होगा तो फोर्स भी ज़्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी, और अगर टाइम का वैल्यू ज़्यादा होगा तो फोर्स कम होगी, अगर टाइम कम होगा तो फोर्स ज़्यादा होगी. ये बात आपने याद रखनी है. वी विल यूज दिस वन पार्ट इन द एप्लीकेशन पार्ट. सो नाउ फर्स्ट एप्लीकेशन पार्ट. बेटे न्यूटन का सेकेंड लॉस में इसकी जो एप्लीकेशन पार्ट्स है वेरी इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट पार्ट इज ए क्रिकेट प्लेयर लोअर हिज हैंड्स वाइल कैचिंग अ बॉल. वाई ही डू दिस? because by lowering his hand the player increase the time period of the catching the ball. तो जैसे ही वो अपने हाथ को लोअर करता है तो वो लोअर करते हुए बॉल को धीरे धीरे से पकड़ता है, ताकि बॉल को पकड़ते समय उसको ज़्यादा टाइम लगे. अगर ज़्यादा टाइम लगेगा फिर उसकी हाथ में ज़्यादा जो फोर्स अप्लाई होगी बॉल की वो नहीं होगी, और उसका हाथ इंजर्ड भी नहीं होगा.
दैट इज़ वाई द प्लेयर लोअर हिज हैंड वाइल कैचिंग द बॉल। तो टाइम पीरियड जब इंक्रीज होगा बेटे, देखिए फिर से, अगर टाइम पीरियड इंक्रीज होगा, ज़्यादा होगा, तो फोर्स क्या होगी? कम। फोर्स कम होगी तो उसको चोट नहीं लगेगी, तो चोट से बचने के लिए वो अपने हैंड्स को लोअर करता है। नेक्स्ट, तो ये सेम टाइप जिसमें हम इसकी एप्लीकेशन पार्ट को बताएंगे, तो दोनों ही पार्ट बताएंगे कि टाइम पीरियड विल इंक्रीज। टाइम पीरियड अगर इंक्रीज होगा तो उसका फोर्स का इम्पैक्ट क्या होगा? कम हो जाएगा। सेकेंड एप्लीकेशन पार्ट इज व्हीकल्स आर फिटेड विद द शॉकर्स। तो शॉकर्स आपने देखा होगा बाइक पे, साइकिल पे बहुत सारे हम शॉकर्स यूज़ करते हैं। वाई वी यूज़ इट? बिकॉज शॉकर कंसिस्ट स्प्रिंग, शॉकर्स में स्प्रिंग्स होते हैं विच एब्जॉर्ब जर्क, तो जर्क को वो क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो द शॉकर्स का काम क्या होता है? इट टेक्स लार्जर टाइम पीरियड्स। तो अगर इसको टाइम पीरियड ज़्यादा लगेगा उस फोर्स को एब्जॉर्ब करने में, तो इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और हमने न्यूटन की सेकेंड लास्ट में सबको में यही एप्लीकेशन पार्ट बताना है कि इट इंक्रीज द टाइम पीरियड एंड द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स डिक्रीज। इट इंक्रीज द टाइम पीरियड एंड द इफेक्ट ऑफ फोर्स इज डिक्रीज। सो दैट इज वाई द व्हीकल्स आर फिटेड विद द शॉकर्स। सो दैट्स वाई जो ड्राइवर्स होता है, जो साइकिल चलाते हैं या फिर बाइक चलाते हैं, दे आर सेफ फ्रॉम द जर्क, जो झटके से उसका इंजरीज नहीं आती। Next one is a person falling on a cemented floor gets injured, but a person falling on sand is not injured. तो we know that कि पर्सन जो फॉल करेगा सीमेंटेड फ्लोर पे, तो सीमेंटेड फ्लोर पे जब हिट करेगा, बिकॉज इट इज़ वेरी सॉलिड, तो उसके ऊपर जैसे ही गिरेगा तो उसकी फोर्स क्या होगी? ज़्यादा, टाइम पीरियड कम लगेगा। अगर टाइम पीरियड कम होगा तो फोर्स क्या होगी? ज़्यादा, तो पर्सन विल गेट इंजर्ड। बट द पर्सन फॉलिंग ऑन ए सैंड इज नॉट इंजर्ड। जैसे ही वो इंसान जो है, वो मैन जो है, वो सैंड के ऊपर गिरेगा तो सैंड धीरे 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 नीचे की तरफ धस जाएगी, तो इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होगी? कम, क्योंकि टाइम पीरियड क्या लगेगा उसको? ज़्यादा। दैट इज़ वाई ए पर्सन फॉल्स ऑन द सैंड इज नॉट इंजर्ड। कराटे प्लेयर ब्रेक्स द टाइल्स और ब्रिक्स विद सिंगल ब्लो। एक ही झटके में इसको काट देते हैं, टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। वाई? बिकॉज वो कराटे प्लेयर्स अप्लाइज ए वेरी लार्ज फोर्स इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो बहुत ही कम समय में वो उसको हिट करता है, एक ही झटके में वो फोर्स पूरी की पूरी लगा देगा। तो टाइम पीरियड अगर कम होगा तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा? ज़्यादा, तो वो एक ही झटके में उसको फिर काट देता है। दैट इज़ वाई, ब्रेक डाउन कर देता है। Similarly, the next part is also similar. Our hands hurts more when we hit the wall than when we hit the sponge seat of a car. तो कार की जो स्पॉन्जी सीट है बेटे, उसको अगर हम हिट करते हैं तो उसके ऊपर वो हिट नहीं करता। Why? This is happened because the same time period will increase. That's why the persons not get injured. नेक्स्ट है हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। दिस इज वेरी सिंपल। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसकी जो डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। और इसमें क्या होता है बेटे? एक फोर्स होती है एक्शन और सेकंड फोर्स होती है रिएक्शन। एक्शन फोर्स वो जो हम फोर्स लगाते हैं, रिएक्शन फोर्स जो जिस ऑब्जेक्ट पे हम लगाते हैं वो ऑब्जेक्ट हमारे ऊपर फोर्स लगाता है, उस फोर्स को बोलते हैं हम रिएक्शन फोर्स। और जो हम फोर्स लगाते हैं उस फोर्स को बोलेंगे एक्शन फोर्स। तो एक्शन और रिएक्शन फोर्स दोनों कैसी होती हैं? इक्वल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। ये बात याद रखिए। फर्स्ट पार्ट इज वॉकिंग ऑफ ए पर्सन। जब हम मूव करते हैं ऑन द फ्लोर, देन व्हाई वी आर एबल टू वॉक? व्हेन पर्सन वॉक ऑन द ग्राउंड, ही पुशेस द ग्राउंड विद हिज फीट in the backward direction by pressing the ground, and the ground also applied equal but in opposite direction force on foot so that person able to move forward. तो हम ग्राउंड को पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं और उतनी ही फोर्स ग्राउंड हम पे फिट पे हमारे फुट पे फोर्स लगाती है, सो दैट्स वी मूव फॉरवर्ड। ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज स्विमर।
Swimming. A swimmer pushes the water backward with his hand and the water pushes the swimmer to forward direction. जो स्विमर्स होता है वो फोर्स अप्लाई करता है वाटर पे, किस तरफ? बैकवर्ड की तरफ। और वाटर जो होता है वो फोर्स किस तरफ लगाता है? ऑन द स्विमर इन द फॉरवर्ड डायरेक्शंस। ऐसे ही व्हेन ए पर्सन जंप्स आउट ऑफ ए बोट he pushes the boat in the backward directions and the boat exerts equal force to the man in forward directions. A ball rebound after striking against a floor. तो बॉल जब नीचे गिरेगी तो बॉल फोर्स अप्लाई करेगी ग्राउंड के ऊपर और उतनी ही फोर्स ग्राउंड लगाएगी किसके ऊपर? बॉल के ऊपर। किस तरफ? अपवर्ड डायरेक्शंस। दैट इज व्हाई द बॉल रीबाउंड्स आफ्टर स्ट्राइकिंग अगेंस्ट ए फ्लोर। मोशन ऑफ रॉकेट। हमने मोशन ऑफ रॉकेट देखा है। मोशन रॉकेट्स में क्या होता है बेटे? थ्रस्ट ऑफ गैसेस होती हैं जो फोर्स किस तरफ लगाती हैं? बैकवर्ड डायरेक्शंस। और वो गैसेस equal also apply a force on the rocket in the forward directions which is upward. So that's why the rocket is able to move forward. Firemen struggle to hold a hose pipe. These all are the application parts of Newton's third law. Next we start the mathematical expression for Newton's second law. बेटे दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम में अक्सर आपको क्वेश्चन आता है 2 से 3 मार्क्स में क्वेश्चंस, ठीक है। द ड्राइव द मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशंस। सो लेट्स स्टार्ट। कंसिडर ए बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटी u. लेट ए फोर्स F एक्ट्स ऑन द बॉडी फॉर ए टाइम t इन फाइनल एंड इट्स फाइनल वेलोसिटी इज v। तो मान लीजिए कोई बॉडी है, ठीक है, उस बॉडी का मास कितना है? मास m। तो उसके ऊपर फोर्स कितनी लग रही है? F। तो स्टार्ट करने से पहले वो बॉडी क्या थी? रेस्ट पे थी। रेस्ट पे होगी तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या आएगा? 0। u का वैल्यू आ जाएगा 0 व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0। अगर उसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई किया और फोर्स अप्लाई करने के बाद बॉडी मूव किया, कितना मूव किया? फ्रॉम दिस टू दिस। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी इज v। कितना टाइम लगा? t इज इक्वल टू टी टाइम लगा। और उसका डिस्प्लेसमेंट भी हुआ कितना? फ्रॉम दिस टू दिस। एस इज द डिस्प्लेसमेंट। देन व्हाट हैपन? तो उसका बॉडी का मोमेंटम चेंज हो गया। फोर्स लगाने से बॉडी का क्या चेंज हो गया? मोमेंटम। तो मोमेंटम जब व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0 तब उसके पास जो मोमेंटम होगा दैट इज द इनिशियल मोमेंटम। उसको हम नाम देंगे PI। I फॉर इनिशियल, PI। ओके, PI इज वैल्यू इज इक्वल टू mu। तो मास इनटू वेलोसिटी। हमें पता है मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, लेकिन इनिशियल में वेलोसिटी कितना आएगा? u आएगा। फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी दैट इज PF विच इज इक्वल टू mv। तो याद रखिए फाइनल वेलोसिटी होगी तो v यूज़ करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी होती है तो u को हम यूज़ करते हैं। तो टाइम टेकन टू चेंज द मोमेंटम इज t। कितना टाइम लगा उसके मोमेंटम को चेंज होने में? t। तो हमें पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता था चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे d/dt। तो ये सारा का सारा फैक्टर जो आएगा ये मोमेंटम होता है। तो आपको पता है हमारे पास एक टर्म्स होती है बेटे डेल्टा पी। डेल्टा पी होता है चेंज इन मोमेंटम। इसको लिखते हैं हम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो यहाँ पे डेल्टा पी का वैल्यू इसके इज इक्वल टू होता है। तो बन गया ना डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी या फिर डी पी अपॉन डी टी। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ कहता था फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो हमें पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का वैल्यू ये है। इसकी वैल्यू किसके इज इक्वल टू होगी? फोर्स के। तो अगर हम इसको फोर्स के इज इक्वल टू कर दें यहाँ पे, यहाँ पे आएगा dt, ठीक है। तो हमें पता है बेटे जब हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई तो हमें पता है कि ये प्रोपोर्शनलिटी साइन जब भी ख़त्म होता है कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आती है, दैट इज कांस्टेंट इज के। और मोमेंटम फाइनल क्या होगा? mv। इनिशियल क्या होगा? mu। तो हम यहाँ से m कॉमन ले लिया और बच गया v माइनस यू अपॉन टी। v माइनस यू अपॉन टी किसके इज इक्वल टू होता है? a क्या है? एक्सेलरेशन। तो इस एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पुट करें तो बन जाएगा f इज इक्वल टू m में इफ़ k इज इक्वल टू 1। अगर कांस्टेंट k का वैल्यू 1 है
तो हमारे पास कौन सा लॉ बनेगा, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सो दिस इज मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशंस। ठीक है, तो बेटे ये जो हमने डेरिवेशन आज की है, इस डेरिवेशन को PDF फाइल में सेंड कर रहा हूँ और आपने इसकी 2 से 3 बार प्रैक्टिस जरूर करनी है और इसके न्यूटन्स के तीनों लॉज को याद भी करना है और याद करने के बाद इसको अपनी फेयर कॉपी के ऊपर विद ऑल द एप्लीकेशंस को भी नोट डाउन करना है। ठीक है बेटे, थैंक यू।